बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी राह की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय राह के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। मुझे हवालात में बंद कर दिया तो यकीन करें 1 सेकंड में आपकी वर्दी उतार दी जाएगी। ये धमकी काम कर गई। वर्दी उतरने का नाम सुनकर उनके चेहरे नरम पड़ गए। सिख थानेदार ने कहा, मुझे नंबर बताओ, मैं खुद फ़ोन करता हूँ। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता बच गया था। मैंने इसे डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली का खास नंबर लिख कर दिया और कहा, इस नंबर पर 24 घंटे इनसे बात हो सकती है, खा वो भारत में हो खा भारत से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हो। सिख थानेदार को भी सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हो गया था। डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का नाम बड़ा अहम था। ये सिख पुलिस अफसर अपनी पोजीशन भी साफ करना चाहता था, इस वजह से इसने नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ से 1 सेकंड बाद ही किसी ने रिसीवर उठा लिया। मैं सिख थानेदार के चेहरे को देख रहा था क्योंकि मुझे इसके चेहरे को पढ़कर मालूम करना था कि दूसरी तरफ से इसे क्या कहा जा रहा है। थानेदार ने हेलो कहा, फिर जल्दी से बोला, यस सर, मैं गुरबचन सिंह SHO अमृतसर सिटी कोतवाली बोल रहा हूँ। हमारे पास धर्मचंद का नाम का एक शख्स, यस सर, उसके पास सीक्रेट एजेंसी का नंबर है सर। जी हाँ, ये नंबर मैंने देखा है सर। जी सर। सिख थानेदार के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। चेहरे पर मुर्दनी छाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से इसे सख्त डांट पिलाई जा रही थी। यस सर। सिख थानेदार ने रिसीवर रख दिया और 3 सेकंड तक सर नीचे किए खामोश बैठा रहा। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या बात हुई? सिख थानेदार ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखा और बड़े नरम लहजे और किसी हद तक खुशामदी लहजे में बोला, सर, हम पुलिस वालों को भी अपनी मजबूरियां होती हैं, हमें अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ती है, गलती हमसे भी हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी सर। आपको जहां जाना है हमारी गाड़ी आपको वहां छोड़ आएगी। मैं खुद आपको वहां छोड़ आता हूं। मैंने कहा, इस कश्मीरी मुसलमान को भी छोड़ दो, वो भारत का पुरअमन शहरी है और इसका कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से अब कोई ताल्लुक नहीं है। सिख थानेदार ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, उसके मामले में हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने की इजाज़त दे दें। मैं वादा करता हूँ कि इस पर किसी किस्म का टार्चर नहीं होगा। हम उसे कल तक छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं इसके बारे में पूरी तहकीक कर चुका हूँ। वो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को अब बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि आपको चाहिए कि इसको अपने साथ मिला लें। वो आपके लिए एक बेहतरीन मुखबिर साबित हो सकता है। ये मैंने इसलिए कहा था कि इसलिए हमारे कश्मीरी मुजाहिद को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा और वो पुलिस के अंदर घुसकर बाज़ कीमती खुफिया राज मालूम करके कश्मीर के हुर्रियत पसंदों को वक्त पर खबरदार कर सकेगा। सिख थानेदार ने कहा, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है सर, हम इस पर अमल ज़रूर करेंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ ही दोनों पुलिस अफसर भी उठ खड़े हुए। अब वो मेरे एक तरह से मती हो गए थे। मैंने कहा, मुझे इंपीरियल होटल तक छोड़ आएं। मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। सुबह फ्रंटियर मेल से मुंबई जा रहा हूँ। जहाज में मुझे सीट नहीं मिल सकी। दूसरे हिंदू थानेदार ने कहा, महाराज, आप हुक्म करें, हम अभी जहाज में आपके लिए सीट खाली करवा देते हैं। मैंने कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रेन में ही जाऊंगा। मैंने बाल ठाकरे जी को भी टेलीग्राम दे दिया है कि मैं फ्रंटियर मेल से आ रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी सर। वो मेरे आगे पीछे फिरने लगे थे। उन्होंने इसी वक्त अपनी गाड़ी निकलवाई और दोनों थानेदार मुझे फौरन इंपीरियल होटल छोड़ने चले गए। वापस जाने लगे तो हिंदुस्तानी थानेदार ने बड़े इंकिसार के साथ कहा, सर, ऊपर हमारी शिकायत ना कीजिएगा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था सर। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सिख थानेदार ने भी कुछ इस तरह से बात की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की शिकायत नहीं करूंगा। उन्होंने हाथ बांधकर मुझे नमस्ते कहा और मैं होटल की लॉबी की तरफ चल दिया। मैं लिफ्ट में खड़े होकर ऊपर 4थी मंजिल की तरफ जा रहा था और दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि इसने मुझे एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत मुझ पर टूटने वाली है। ये एक तरह के खुफिया सिग्नल थे जो मेरे अंदर किसी वक्त मुझे मौसूल होते थे। इसके नतीजे में मैंने आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हुआ था।
वैसे भी ये एक हकीकत है कि एक मुहिब्बे वतन कमांडो अपने मुल्क की सलामती के मिशन पर दुश्मन मुल्क में सरगर्मियों में मसरूफ होता है तो वो महफूज नहीं होता। किसी भी वक्त वो किसी नागहानी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है। चुनांचे मैं पूरी तरह से होशियार था। दूसरे रोज सुबह मैं फ्रंटियर मेल में बैठकर बंबई की तरफ रवाना हो गया। डिफेंस इंटेलिजेंस ने मेरी अमृतसर वाली वारदात की खबर बाल ठाकरे को पहुंचा दी थी। ठाकरे ने मेरे दुश्मन बालाजी राव को ये बात बताई तो उसको मेरे खिलाफ बाल ठाकरे के कान भरने का एक और मौका मिल गया। इसने पहले ही बाल ठाकरे को मेरे खिलाफ कर रखा था। इससे मुलाकात करने मुंबई पहुंचते ही इसकी कोठी पर गया तो वो मुझ पर बरस पड़ा। धर्मचंद, तुम कश्मीरी मुसलमानों के घर क्या करने गए थे? अमृतसर पुलिस ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान का जासूस है। मैंने बड़े तहम्मुल और एतमाद के साथ जवाब दिया, पेशवा जी, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने और अपना फर्ज निभाने के लिए इस कश्मीरी मुसलमान के घर गया था। मुझे मेरे मुखबर ने बताया था कि अगरचे ये कश्मीरी मुसलमान अब भारत के खिलाफ कश्मीरियों के लिए जासूसी नहीं करता, लेकिन इसके पास कश्मीरी हुर्रियत पसंद आते जाते रहते हैं। महाराज, अगर ऐसी बात ना होती तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? बालाजी राव ने जल्दी पर तेल डालते हुए कहा, अगर अमृतसर का ये कश्मीरी मुसलमान जासूस नहीं था तो इसके घर से खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर कैसे बरामद हुआ? बाल ठाकरे मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने कहा, बालाजी, ये ट्रांसमीटर उसके पास बहुत पहले देर का पड़ा हुआ था जब वो भारत के खिलाफ जासूसी की कार्रवाइयों में मसरूफ हुआ करता था। बाल ठाकरे ने इस कश्मीरी मुसलमान मुजाहिद को मराठी जबान में बड़ी वाहियात गाली देते हुए कहा, वो अब भी पाकिस्तान का जासूस है। तुमको इसने बेवकूफ़ बनाया और तुम बन गए। मैंने अमृतसर सिटी पुलिस को कमिश्नर को कह दिया है कि वो कश्मीरी मुसलमान को हरगिज ना छोड़ें और इससे दूसरे जासूसों के बारे में पूरी पूछगछ करें। मैंने दिल में अपने कश्मीरी मुजाहिद के लिए दुआ की क्योंकि अब इसे खुदा ही इन भारतीय दरिंदों से बचा सकता था। बाल ठाकरे ने मेरी थोड़ी बहुत सरजनिश भी की और कहा, तुम्हें कल ही बंबई से तमिलनाडु के लिए रवाना होना होगा, जहां साउथ में मंडापम कैंप के मकाम पर तामिल टाइगर के गुरिल्लों को छापा मार जंग की अमली तरबियत दी जा रही है। इन तामिल गुरिल्लों को हम पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए भेज रहे हैं। तामिल टाइगर का शुमार इस वक्त दुनिया के खतरनाक गुरिल्लों में होता है। तुम इस तरबीती बेस कैंप में इन तामिल टाइगर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों और कल्चर के बारे में मालूमात फराहम करोगे। तुम इन्हें उर्दू और सिंधी ज़बानें थोड़ी थोड़ी सिखाओगे। तुम समझ गए हो ना? मैं समझ गया था कि बाल ठाकरे पाकिस्तान के खिलाफ एक नया हमला शुरू करने वाला है। तामिल टाइगर भारत के सूबा तमिलनाडु के लोग थे। भारतीय सरकार इन्हें छापा मार जंग की ट्रेनिंग देकर श्रीलंका में बदअमनी फैलाने के लिए भेजती थी। बाल ठाकरे की तजवीज़ पर भारतीय सरकार ने इन तामिल टाइगर्स गुरिल्लों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया था। तामिल टाइगर की तहरीक भारत ने श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ शुरू करवाई थी और भारत इन तामिल टाइगर्स को श्रीलंका स्मगल करता था। इनकी पूरी फौजी इमदाद भी करता था। बाल ठाकरे ने पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और खतरनाक चाल चली थी। मेरा काम इस दुश्मन पाकिस्तान की इस चाल को भी नाकाम बनाना था। चुनांचे मैं तमिलनाडु जाने के लिए खुशी से तैयार हो गया। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज, आप हमारे पेशवा जी हैं, हमारे शिवसेना के सेनापति हैं। हम आपके एक इशारे पर कट मरने को भी तैयार हैं। आपकी तारीफ सुनकर बाल ठाकरे ने मुसर्रत का इजहार किया और बालाजी से कहा, बालाजी, तुम मंडापम कैंप के ट्रेनिंग सेंटर तक धर्मचंद के साथ जाओगे और वहां गुरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गू से इसका तारुफ भी करवाओगे। बाकी सारी बातें मैंने तामिल इंस्ट्रक्टर फल्गू को फोन पर बता दी हैं। जो हुक्म महाराज, बालाजी ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए कहा। बाल ठाकरे ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है, तुम कल बंबई से मंडापम कैंप की तरफ रवाना हो जाओ। हमने दूसरे दिन मद्रास मेल पकड़ी और चल पड़े। बालाजी राव अंदर से मेरे खिलाफ था, मगर ऊपर से मेरे साथ इसका सलूक बड़ा दोस्ताना था। मैंने भी इस पर जाहिर नहीं किया था कि मैं इसकी नीयत से वाकिफ हूँ। जिन लोगों ने भारत के सूबा तमिलनाडु की जानिब सफ़र किया है, इन्हें मालूम होगा कि ये सूबा भारत के जनूब में वाक़ है, जहाँ भारत के दोनों तरफ साहिल त्रिकोण की शक्ल में आपस में मिल जाते हैं। इसके दोनों जानिब समंदर है, नीचे भी समंदर है, जिसके आगे 25-30 मील के फासले पर श्रीलंका का मुल्क है। मंडापम कैंप बिल्कुल जनूब में वाक़ है। ये इस जमाने में एक छोटा सा स्टेशन था। यहाँ से समंदर का रेतला साहिल शुरू हो जाता है, लेकिन नारियल और ताड़ के दरख्त और कहीं कहीं पटसन और धान के खेत भी नजर आ जाते हैं। बंबई से इसका फासला बड़ा लंबा है। हम ट्रेन में एक दिन
एक रात और फिर दूसरा सारा दिन सफर करने के बाद कंदरापुली के पहुंचे, जो एक जंक्शन था। यहां से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी और शाम के वक्त मंडापम कैंप पहुंच गए। तमिल गुरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गु, जिसका पूरा नाम फल्गु दासम था, अपने 3 तमिल गुरिल्लों के साथ स्टेशन पर हमें लेने आया हुआ था। तीनों तमिल बेहद काले रंग के, नाटे कद के थे, मगर जिस्म बड़े मजबूत थे। आंखों का रंग गुलाबी था और आम सी पतलून बुश शर्ट पहने हुए थे। मरहटा बालाजी राव का रंग भी गहरा सांवला था। मैं अपने गोरे रंग की वजह से इनमें अंग्रेज लगता था। फल्गु दासम हमें अपनी कटारा जेब में बिठाकर स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर नारियल और ताड़ के दरख्तों के एक जखीरे में ले गया, जहां खपरेल की ढलवान छत वाली एक लंबी बैरक बनी हुई थी। पीछे बीती मैदान था, जहां रेत के मसनूई तोदे, गड़े और ऊंचे ऊंचे बांस के दरवाजे बने हुए थे। इन दरवाजों के साथ रस्से लटक रहे थे। यहाँ गिरिलों को रस्से के जरिए इमारतों पर चढ़ने की तरबियत दी जाती थी। एक तरफ पत्थर की दीवार पर चांद मारी के निशान बने हुए थे। यहाँ गिरिलों को निशानाबाजी की मशक करवाई जाती थी। फल्गु तमिल गुरिल्ले ने हमें ये सब कुछ दिखाया और अंग्रेजी में कहा, इस वक्त हमारे पास 10 गुरिल्ले ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो हमारे साथ बातें करता हुआ हमें बैरक में ले गया, जहां एक जानिब जेरे तरबियत तमिल गुरिल्ले बांस की चारपाइयों पर बैठे दाल चावल खा रहे थे। फल्गु ने इनसे हमारा तारुफ करवाया। फिर हम बैरक के आखिरी कोने में आ गए, जहां मेज की दोनों जानिब लकड़ी के बेंच पड़े थे। हमने वहां बैठकर दाल चावल खाए। इस दौरान तमिल इंस्ट्रक्टर फल्गु मुझसे पाकिस्तान के शहरों, खास तौर पर लाहौर, कराची और रावलपिंडी के बारे में पूछता रहा। इसकी मादरी जुबान तमिल थी। तमिल जबान बालाजी राव भी नहीं समझता था और मैं भी नहीं समझता था। हम टूटी फूटी हिंदुस्तानी में बात करने की बजाय अंग्रेजी में गुफ्तगू करने लगे। फल्गु दासम बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल लेता था। भारत के जुनूब में अंग्रेजी जुबान आम लोग भी बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। वहाँ अंग्रेजी तालीम का मेयार बहुत ऊंचा है। मैं इससे पहले भी भारत के जुनूबी सूबों में आ चुका था। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आम मेहनतकश मजदूर भी अंग्रेजी बोलते और समझ लेते थे। हमारे लिए बैरक के सामने वाले झोंपड़े में चारपाइयों पर बिस्तर लगा दिए गए। वहां रात को बड़ा हब्स था। इस सारे इलाके में हब्स बहुत होता है, खास तौर पर बरसात के दिनों में तो हर वक्त जिस्म से पसीना बहता रहता है। बारिश के बाद जब यहाँ धूप निकलती है तो फिर शुमाल के रहने वालों का हब्स के मारे दम घुटने लगता है। समंदर की तरफ से जो हवा चलती है, इसमें भी नमी होती है, जिससे हब्स में इजाफा होता जाता है। लेकिन मैं तरबियत याफ्ता कमांडो था। अगरचे मुझे पूरी तरबियत नहीं मिल सकी थी, फिर भी जितनी ट्रेनिंग मिली थी इसने मुझे काफ़ी सख्त जान बना दिया था और मैं सर्दी, गर्मी, हबस सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर लेता था। झोंपड़े में एक पेडिस्टल पंखा हमारे लिए रख दिया गया था, जिसकी हवा गनीमत थी। अगले रोज बालाजी वापस बंबई चला गया। वो कुल 10 तमिल टाइगर गुरिल्ले थे। दिन के वक्त 4 घंटे और रात के वक्त 2 घंटे अंधेरे में इन्हें मुख्तलिफ किस्म की गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती। मैंने महसूस किया कि ये लोग वाकई बड़े चौको चबंद और सख्त जान गुरिल्ले हैं। इनके निशाने बेहद सही थे। अंधेरे में भी इनकी गोली ठीक टारगेट पर जाकर लगती थी। दोपहर के बाद 2 घंटे में इन्हें उर्दू और सिंधी ज़बानों की इब्तदाई किस्म की तालीम देता। पाकिस्तान के शहरों के बारे में मैं कोई जगह भी सही नहीं बताता था, बल्कि मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं इन्हें गुमराह करूं। मैंने गुरिल्ला इंस्ट्रक्टर को भी यही मशवरा दिया कि इन लोगों के लिए पंजाबी, उर्दू और सिंधी ज़बान में थोड़ी बहुत वाकफियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब ये इन ज़बानों को थोड़ा बहुत समझने लग जाएंगे तो आखिर में इन्हें पाकिस्तान के शहरों के वो अहम मकामात बताऊंगा जहां इन्हें अपनी अपनी कार्रवाइयां करनी होंगी। मेरा अक्सर मकसद ये था कि ये लोग पाकिस्तान के शहरों के बारे में जिस कदर बेखबर रह सकते हैं बेखबर रहें। इस दौरान मैंने इन 10 के 10 तमिल गुरिल्लों को ठिकाने लगाने की कोई ऐसी तरकीब सोचनी शुरू कर दी जिससे मुझे ज़रा सा भी शक ना पड़े। ये बड़े तरबियत याफ्ता गुरिल्ले थे। इनको इज्तिमाई तौर पर हलाक करना इतना आसान काम नहीं था। अगर मैं इनकी कश्ती या छोटे स्टीमर को डुबोने में कामयाब भी हो जाता तो ये लोग बड़ी आसानी से समंदर में तैरकर किनारे पर आ जाते। आग लगने की सूरत में भी इन सब का एक साथ जलकर मरना मशकूक था। सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था कि ये किसी स्टीमर में सवार हों, एक जगह जमा हों और वहां ताकतवर धमाका किया जाए जिससे इन सब के परखच्चे उड़ जाएं। इसके लिए मुझे बाकायदा बड़ा सोच समझकर मंसूबा बनाने की ज़रूरत थी। मेरे पास वक्त मौजूद था क्योंकि फल्गु इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था कि इन लोगों की ट्रेनिंग तकरीबन 1 माह में ख़त्म होगी। इसके बाद मैं
उर्दू पंजाबी ज़बानें सिखाने में भी कुछ देर लगा सकता था। वहाँ छोटे बड़े हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद था। अगरचे गोला बारूद नहीं था, लेकिन मशीन गन, स्टीन गन, ब्रेन गन और इनकी गोलियों का काफ़ी स्टॉक मौजूद था। मुझे इन गोलियों में से बारूद निकालकर कोई ताकतवर बम तैयार करना था, जिसका धमाका किसी स्टीमर में किया जाना था। समंदर करीब ही था। इन लोगों को समंदर में भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी हैसियत भी वहाँ एक इंस्ट्रक्टर की थी। वैसे भी इन लोगों को मालूम था कि मैं शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे का खास आदमी हूँ और ये मिशन बाल ठाकरे के मिशन पर ही तैयार किया जा रहा था। चुनांचे कैंप में मेरे आने जाने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। हालांकि वहाँ बाहर का कोई आदमी कैंप की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता था। दिन और रात के वक्त भी कैंप की खारदार दीवार के चारों जानिब कमांडो गार्ड्स पहरा देते थे और पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त पर होती थी। मेरा झोंपड़ा अलग था। वहाँ मैं रात को सोता था और दिन के वक्त भी जब गुरिल्ला तामिल अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ होते थे, मैं झोंपड़े में चारपाई पर लेटा कोई रिसाला या किताब पढ़ता रहता था। असले का स्टॉक बैरक की एक कोठड़ी में था। मुझे वहाँ से गोलियों के 3-4 पट्टे निकाल कर लाने थे। एक रोज़ मैंने फल्गू तामिल गुरिल्ले से कहा, हमारे पास मैगजीन का स्टॉक कम पड़ सकता है क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग के दौरान बेतहाशा असला इस्तेमाल करते हैं। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें फौज की तरफ से एम्यूनिशन सप्लाई होता है, हमें इजाज़त है कि जितना चाहें असलहा इस्तेमाल करें। मैंने कहा, फिर भी मेरे दोस्त, हमारी मिलिट्री हाई कमांड इस बारे में बड़ी मोहतात है और मुझे ये भी हिदायत देकर भेजा गया है कि मैं एम्यूनिशन का हिसाब रखूं कि रोज़ाना हम कितना मैगजीन खर्च करते हैं। फल्गू इंस्ट्रक्टर संजीदा हो गया, कहने लगा, अगर ये बात है तो तुम बेशक इसका हिसाब रख सकते हो। मैंने असल बात पर जोर देते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैगजीन का जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है इसे एक नज़र चेक कर लूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, नो प्रॉब्लम। फल्गू ने मुझे जेब से चाबी निकाल कर दी और कहा, तुम अभी जाकर चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यही चाहता था। मैं उठकर बैरक के कोने वाली इस कोठड़ी की जानिब चल दिया जिसमें मशीन गन्नों वगैरह के मैगजीन का स्टॉक रखा हुआ था। छोटी सी कोठड़ी थी। दीवार के साथ लकड़ी के क्रेट लगे हुए थे जिनमें मशीन गन्नों और दूसरी गन्नों का असला भरा हुआ था। दीवार के साथ भी मैगजीन के पट्टे लटक रहे थे। कोठड़ी में एक रोशनदान था जिससे दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। अकबी दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी। यही खिड़की मेरे काम आ सकती थी। अगर खिड़की ना होती तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। खिड़की ने मेरे रास्ते को आसान बना दिया था। मैं खिड़की के पास गया। ये लोहे पट वाली खिड़की थी जो बंद थी। इसके ऊपर चटखनी लगी हुई थी। मैंने जाते ही आहिस्ता से चटखनी को नीचे कर दिया। खिड़की को ज़रा सा अंदर की तरफ खींचा। खिड़की खुल चुकी थी। मैंने इसे पहले की तरफ बंद कर दिया। 2-3 मिनट कोठड़ी में रुकने के बाद मैं बाहर निकल आया, कोठड़ी को ताला लगाया और वापस आकर फल्गू इंस्ट्रक्टर को चाबी दी और कहा, माय फ्रेंड, अंदर तो काफ़ी स्टॉक मौजूद है। तुम बेशक ट्रेनिंग के दौरान जितना चाहे मैगजीन इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं कि तामिल गुरिल्लों को पूरी ट्रेनिंग दी जाए ताकि दुश्मन मुल्क में जाकर जब ये रात के वक्त भी वारदात करें तो इनकी गोलियां ठीक निशाने पर जाकर लगें। गुरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गू सिगरेट सुलगाते हुए अंग्रेजी में बोला, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम मौके की नज़ाकत को समझते हो। पाकिस्तान कोई बुज़दिल लोगों का मुल्क नहीं है। हमारे मुल्क की तरह वहाँ दाल भात खाने वाले बुज़दिल हिंदू नहीं रहते। वहाँ को तो बच्चा बच्चा फौजी है और हर दूसरे आदमी के पास पिस्तौल और कलाशनकोफ होती है। हम अखबारों में वहाँ की खबरें पढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें अपने गुरिल्लों को पूरी तरह से तैयार करके वहाँ भेजना होगा। मैंने फौरन अंग्रेजी में कहा, बहुत खूब फल्गू ब्रदर, हमें इस वक्त तुम जैसे गुरिल्ला इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। शाबाश। फल्गू इंस्ट्रक्टर फूल कर कुप्पा हो गया। दोपहर के बाद जब मैं तामिल गुरिल्लों को उर्दू ज़ुबान में बोलचाल की इब्तदाई मशक करवा कर फारिग हुआ तो यूं ही सिरगट सुलगा कर टहलने के लिए बैरकों की तरफ चला गया। तामिल गुरिल्ले बैरकों के पीछे जो मैदान था वहां शाम की ट्रेनिंग के लिए चल दिए। मैं टहलते टहलते मैगजीन वाली कोठड़ी से कुछ फासले पर नारियल के एक दरख्त के तने पर बैठ गया। नारियल का ये तना जमीन से निकलकर घोड़े की पीठ की तरह एक तरफ को झुककर ऊपर को उठा हुआ था। अभी सूरज पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था। समंदर की तरफ से हवा आ रही थी। इस हवा में मेरे सर के बाल इधर उधर उड़ रहे थे। मैगजीन के जखीरे वाली कोठड़ी की पिछली खिड़की को मैं बगौर देख रहा था। इस तरफ कोठड़ी की दीवार के साथ एक दरख्त उगा हुआ था जो पपीते का दरख्त था।
किसी किस्म का कोई रुकावट नजर नहीं आ रही थी। मैं उठा और झोंपड़े में वापस चला गया। बाहर से ये झोंपड़ा था, मगर अंदर से छोटा सा कमरा था। दीवारें बांस की थीं और ढलवान छत नारियल की शाखों को जोड़कर बनाई गई थीं, क्योंकि इस तरह बरसात में बारिशें बहुत होती थीं। म्यूनिसिपल कमेटी के कई एक दफ्तर भी ऐसे ही झोंपड़ों की तरह के थे। रात का खाना खाने के बाद कुछ देर बाहर बैठा रहा और रात की ट्रेनिंग के दौरान गुरीलों को अंधेरे में घात लगाकर टारगेट पर फायर करते देखता रहा। इसके बाद मैं झोंपड़े में आकर चारपाई पर लेट गया। पेडिस्टल फैन चल रहा था। इस इलाके में यह नहीं, भारत के जनूबी इलाकों में गर्मियों का मौसम ही रहता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में भी मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। मैंने बत्ती बुझा दी थी। 11 बजे रात गुरीलों की चांदी मारी खत्म हुई और कुछ देर के बाद खामोशी छा गई। मैंने मजीद इंतजार किया। जब मेरी घड़ी पर रात का पूरा 1 बजा तो मैं बिस्तर से उठा और झोंपड़े के दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर देखा। आसमान पर फीके फीके तारे नजर आ रहे थे। बैरिक में जहां गुरीले सो रहे थे सन्नाटा तारी था। किसी तरफ से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे वाली गाड़ी भी गुजर चुकी थी। अब सुबह 3 बजे धनुषकोडी की तरफ से एक गाड़ी को आकर गुजरना था। रात अंधेरी थी। चांद रात के पिछले पहर निकलता था। मैं झोंपड़े के पीछे से होकर चलता हुआ असले की कोठड़ी के अकब में आकर खिड़की के पास रुक गया। खिड़की के पट को अंदर दबाया। खिड़की खुली थी। मैं खिड़की में से अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, मगर मुझे अंदाजा था मैगजीन की बेल्टें सामने वाली दीवार के साथ लटकी हुई हैं। मैं लकड़ी के क्रेटों को टटोल कर चलता दीवार के पास आया और मशीन गन के मैगजीन की 2 बेल्टें उतार लीं। इन्हीं कदमों पर चलता वापस खिड़की में आया और बाहर निकलकर खिड़की को बंद कर दिया। अंधेरे में घूरकर चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। मैं कदम कदम चलता अपने झोंपड़े में आ गया। मैगजीन की दोनों बेल्टों को मैंने चारपाई के नीचे छुपा दिया था और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। सुबह नाश्ते के वक्त मैं बैरक के किचन में गया। गुरीला इंस्ट्रक्टर फल्गू भी अपने गुरीला साथियों के साथ वहां मौजूद था। हमने मिलकर नाश्ता किया। ये लोग चाय की बजाय काफी ज्यादा शौक से पीते थे। लांगड़ी सिर्फ मेरे लिए चाय बनाता, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं थी। ठीक दिन के 8 बजे गिरिलों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ देर तक मैं साइट पर मौजूद गिरिलों की ट्रेनिंग देखता रहा, फिर उठकर अपने झोंपड़े में आ गया। मैंने चारपाई के नीचे से मैगजीन की एक बेल्ट निकालकर चारपाई पर रख ली और प्लास की मदद से गोलियां बेल्ट में से निकालने लगा। ये काफी गोलियां थीं। गोलियां निकाल आईं। अब सबसे नाजुक मरला शुरू होने वाला था, यानी हर गोली के मुंह के आगे जुड़ा हुआ नोकीला सिक्का अलग करके अंदर से आ रंग के धमाका खेज मवाद को एक जगह जमा करना था। ये काफी दुश्वार काम था और खतरनाक भी। गोली के सीधे रुख पीछे जरब लगने से गोली फायर हो सकती थी, मगर मैं धमाका खेज मवाद के बारे में काफी तजर्बाकार था। इस काम में मुझे काफी देर लग गई और मैं सिर्फ 6-7 गोलियों के सिक्के अलग करके सियाह बारूद जमा कर सका। बाकी काम मैंने दूसरे वक्त के लिए छोड़ दिया, क्योंकि खाने का वक्त हो रहा था और बाहर से तामिल गुरीलों की आवाजें आने लगी थीं। वो ट्रेनिंग खत्म करके बैरिक की तरफ जा रहे थे। मैंने सारा सामान चारपाई के नीचे छुपा दिया और झोंपड़े से बाहर निकल आया। तामिल गुरीलों ने दूर से मुझे हाथ हिलाकर सलाम किया। फल्गू इंस्ट्रक्टर इनके आगे आगे था। इतनी ऊंची आवाज में मुझसे कहा, सर लंच पर जरूर आ जाना। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं तुमसे पहले वहां मौजूद हूँगा। इसके बाद मुझे रात को ही वक्त मिल सका। जब रात काफी गहरी हो गई और सारे गुरीले बैरक में जाकर सो गए तो मैंने बाकी गोलियों से भी बारूद निकालने का काम शुरू कर दिया। मुझे 3 रातें सर्फ करना पड़ी, तब जाकर इतना बारूद मेरे पास जमा हुआ जितने बारूद की मुझे जरूरत थी। मजीद 2 रातें लगाकर मैं इस बारूद में कुछ केमिकल्स मिलाकर इनका लेप तैयार किया। ये केमिकल्स मुझे मंडा पंप कैंप के शहर के बाजार से मिल गए थे। वो केमिकल्स आम किस्म के थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये केमिकल्स क्या थे, बस आप समझ लें कि मैं 1 हफ्ते की मेहनत के बाद 1 गज लंबी प्लास्टिक की स्याह रंग की टेप तैयार करने में कामयाब हो सका था। बज़ाहिर ये एक चिपकने वाली और डब्बों पर लगाने वाली प्लास्टिक टेप थी, मगर हकीकत में ये इस कदर धमाका खेज और तबाही मचाने वाला बम था कि इसके फटने से पत्थर की चट्टान में गहरा शिकाफ पड़ जाए और लोहे की चादरें धमाके के साथ उड़ सकती हैं।
इसको चलाने का भी एक खास टेक्निकल तरीका होता है जो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें राज में ही रखी जाएं तो बेहतर होता है। इस बात का खदशा होता है कि पढ़ने सुनने वाला इस किस्म की चीज़ें तैयार करना शुरू ना कर दे जो खिलाफ कानून हरकत होगी। मैगजीन की दोनों बेल्टें गोलियों से खाली हो गई थीं। मैं इन बेल्टों को और गोलियों को, इनके नुकीले सिक्कों को एक थैले में डाला और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर रेत के टीले के पास जमीन खोदकर इसे दबा दिया। अब मुझे ये सोचना था कि तामिल गुरिल्लों को, जिन्हें पाकिस्तान में तबाही मचाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कब मौत की नींद सुलाना है। मुझे मंडा पंप कैंप के ट्रेनिंग सेंटर में आए बमुश्किल एक हफ्ता ही गुजरा था। मैं इतनी जल्दी ये काम नहीं करना चाहता था। मेरे पास इन लोगों को तबाह करने की हर शय मौजूद थी। मुझे ये भी पता था कि इन तामिल गुरिल्लों को हफ्ते में एक दिन समंदर पर ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग में समंदर में ज्यादा से ज्यादा लंबा गोता लगाना, डूबते हुए साथियों की जान बचाना और समंदर के अंदर दुश्मन पर फायर करना शामिल था। मैं इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करना चाहता था। मैंने इस दिन फल्गू से पूछा कि समंदर पर कब चलना होगा। इसने बताया कि कल दिन निकलने के फौरन बाद समंदर की ट्रेनिंग का कोर्स होगा। दूसरे दिन हम सब लोग मुंह अंधेरे जीपों में बैठकर समंदर के साहिल पर चले गए। ये साहिल रेतला और चट्टानी था। एक तरफ चट्टानों के दरमियान समंदर में पुराना स्टीमर खड़ा था। ये स्टीमर ना ज्यादा बड़ा था ना छोटा था। इसके पेंदे का दोनों जानिब रंग उड़ चुका था और जगह जगह जंग लग रहा था। इसके 2 अरशे थे। दूसरे अरशे पर 3 कैबन थे। ये स्टीमर गुरिल्ला ट्रेनिंग के लिए ही रखा गया था। सारे गुरिल्ले स्टीमर के ऊपर वाले डेक पर आ गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर के हाथ में सीटी थी। इसने तमिल जुबान में इन्हें कोई आर्डर दिया। गुरिल्ले डेक के जंगले के साथ अटेंशन होकर खड़े हो गए। दूसरे आर्डर पर उन्होंने एक नारा लगाया और साकित हो गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर स्टीमर का लंगर उठा दिया गया। इंजन चलने लगा। स्टीमर चट्टानों में से निकलकर समंदर की तरफ चल पड़ा। गुरिल्ले इसी तरह साकित खड़े थे। फल्गू भी हाथ में सीटी लिए इसी तरह साकित खड़ा था। हर गुरिल्ले के कंधे पर स्टीन गन थी। मैं डेक पर एक तरफ होकर कुर्सी पर बैठा था। जब स्टीमर साहिल से काफी दूर खुले समंदर में आ गया तो फल्गू इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज बारीक और बड़ी तेज थी। इस आवाज के साथ ही स्टीमर का इंजन बंद हो गया और एक सीमैन ने समंदर में लंगर गिरा दिया। स्टीमर खड़ा हो गया। इंस्ट्रक्टर ने एक बार फिर सीटी बजाई और 10 के 10 गुरिल्लों ने बारी बारी समंदर में छलांगे लगा दी। यहाँ समंदर ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा अफरीयत सांस ले रहा हो। फल्गू ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। हम समंदर में देख रहे थे। तामिल गुरिल्ले समंदर में गायब हो चुके थे। वो गोता लगा गए थे। इंस्ट्रक्टर अपनी घड़ी को देख रहा था। गुरिल्ले काफी देर तक समंदर के अंदर ही रहे, फिर बारी बारी समंदर की सतह पर आए और जोर जोर से सांस लेकर दायरे की शक्ल में तैरने लगे। फल्गू ने सबके गोतों के टाइम नोट कर लिए थे। इसने सीटी बजाई। सारे गुरिल्ले तैरते हुए स्टीमर की तरफ आए और स्टीमर के पहलू में जो लोहे की जंजीरें लटक रही थीं, इनको पकड़कर वो डेक पर आ गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने तेज आवाज में चीख कर अंग्रेजी में कहा, एक्सरसाइज नंबर 2, नंबर 1, गो। इसके हुक्म के साथ ही एक गुरिल्ला समंदर में कूद गया और यूं हाथ पांव मारने लगा जैसे डूब रहा हो। इंस्ट्रक्टर ने चीख कर कहा, नंबर 2, गो। गुरिल्ला नंबर 2 ने समंदर में छलांग लगा दी। समंदर में गिरते ही वो डूबते हुए गुरिल्ले की तरफ तैरता हुआ गया और नीचे से होकर इसकी ठोड़ी के नीचे अपना बाजू डालकर इसे ऊपर उठा लिया और तैरते हुए इसे साथ तैराता स्टीमर की तरफ बढ़ा। इस दौरान समंदर की मौजें उसे स्टीमर से कुछ दूर ले गई थीं। स्टीमर अपनी जगह खड़ा था। इसे वहां से चलाने की इजाजत नहीं थी। गुरिल्ला नंबर 2 अपने साथी की जान बचाने और उसे स्टीमर की तरफ लेकर आने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। आखिर वो इसे अपने साथ खींचता हुआ स्टीमर के स्टार्ट बोर्ड के पास ले आया। यहाँ आने के बाद इसने लटकती हुई जंजीर को पकड़ लिया और अपने साथी को अपने कंधे पर डालकर दोनों हाथों से जंजीर को पकड़े दोनों पांव स्टीमर के स्टार बोर्ड से लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। ये बड़ा जान जोखों का काम था, मगर वो तामिल गुरिल्ला अपने साथी को बचाकर डेक पर ले आया। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने घड़ी पर टाइम देकर नोटबुक में नोट किया और चीख कर अंग्रेजी में कहा, एक्सरसाइज नंबर 3, टारगेट रेडी। इसकी आवाज को सुनते ही एक तरफ से 2 गुरिल्ले निकलकर डेक की तरफ बढ़े। उन्होंने 2 टोकरे उठाए हुए थे। डेक के जंगले के पास आते ही उन्होंने टोकरों को समंदर में उलट दिया।
टोकरों में कम से कम 10-10, 15-15 शेर की 10-12 मछलियां थीं। समंदर में गिरते ही मछलियां पानी में गोते लगा गईं। इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी, अटैक। इसके हुक्म मिलते ही 10 के 10 तामिल गुरिल्लों ने स्टीन गन्ने कांधों से उतार कर हाथों में पकड़ी और समंदर में कूद गए। ये बड़ा दिलचस्प खेल या एक्सरसाइज थी। सारे तामिल गुरिल्ले असला समेत समंदर में गोता लगा गए। 1-2 सेकंड बाद स्टीन गन्नों के बरस्ट फायर होने की आवाजें आने लगीं। आवाज के धमाके समंदर के अंदर हो रहे थे, जिसकी वजह से आवाज मध्यम थी। हम समंदर की सतह पर नजरें जमाए हुए थे। देखते देखते समंदर की सतह पर 6-7 मुर्दा मछलियां तैरने लगीं। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा, इन मछलियों के टारगेट को हमारे आदमियों ने समंदर के अंदर मार लिया है। जब तक सारी मछलियां मर ना गईं और उनके मुर्दा जिस्म समंदर की सतह पर ना निकल आए, कोई गुरिल्ला समंदर से ऊपर कर बाहर ना निकला। जब सारी मछलियां मर गईं तो एक एक करके 10 के 10 गुरिल्ले समुद्री मौजों से उभरे और बाहर निकल आए। वो अपनी स्टीन गन्ने लहरा कर नारे लगा रहे थे। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सारे गुरिल्ले इस तरह समंदर में तैरते हुए स्टीमर की तरफ बढ़ने लगे कि इन स्टीन गन्नों वाले हाथ पानी से बाहर थे और वो एक बाजू और 2 टांगों से तैर रहे थे और नारे लगा रहे थे। जब सारे गुरिल्ले डेक पर आकर फॉल इन खड़े हो गए तो इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सब गुरिल्लों ने मिलकर नारा लगाया। इंस्ट्रक्टर ने चीख कर कहा, इट इज, और सब लोग एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बातें करते नीचे डेक नंबर 2 के कैबिन की तरफ चल दिए। इंस्ट्रक्टर फल्गू मेरे पास आया, कहने लगा, हमारी ट्रेनिंग के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, एकदम नंबर 1, तुम वाकई बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दे रहे हो। फल्गू मेरे साथ नीचे कैबिन में आ गया। वहां पहले से चाय और काफी मेज पर लगी थी। मैं चाय और फल्गू काफी पीने लगा। साथ ही नाश्ता आ गया। मैं बड़े गौर से डेक नंबर 2 की एक एक शय का जायजा ले रहा था। मुझे इस स्टीमर में बड़ी खास जगहों पर प्लास्टिक की धमाका खेज टेप लगानी थी।